आज भी मैं देखता हूं कि दलित पैंथर की तरह ही भीम आर्मी के लोग पूरे देश में अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि नौजवान लोग ये ब्लू प्राइड नीला गमछा लेके गले में डालकर जब सड़कों से गुजरते और हिम्मत जुटाते, मुझे बड़ी खुशी होती। जब वो जोर जोर से जय भीम के नारे लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि धरती और आसमान पे नीला नीला छाएगा, एक समय ऐसा आएगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ये लड़ाई बड़ी आसान नहीं, क्योंकि अभी तो जो अन्याय आजादी से पहले हमने सहा हजारों साल, वही अन्याय आजादी के बाद भी भारतीय संविधान होने के बावजूद भी हम लोग सह रहे हैं। जिस कौम को गुलामी करने की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को पिछलग्गू बनने की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को झूठन पे जिंदा रहने की आदत पड़ जाती है, वो समाज, जिस समाज को फ्री की आदत पड़ जाती है, वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति के लिए चाहिए असंतोष, और असंतोष आप तब समझोगे, दर्द आप तब समझोगे जब आप समाज को परिवार मानोगे। बाबा साहब अंबेडकर व्यवस्था के आधार पर बांटे गए लोगों को वर्गों में बना के गए। उन्होंने हमें शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, बैकवर्ड बनाया, माइनॉरिटी बनाया। उनका ये मानना था और उनकी इच्छा भी थी कि उनके जाने के बाद भारतीय संविधान में अपने अस्तित्व को पहचान के और उनकी वॉल्यूम्स में अपने इतिहास को पहचान के, ज्योतिबा फूले जी की गुलामगिरी में अपने इतिहास को पहचान के, छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्ष में अपने वजूद को टटोल के हम लोग वर्ग बनेंगे। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग एकजुट होंगे, शक्ति बनेंगे। अफसोस कि आज भी हम वहीं खड़े हैं। हम दूसरे लोगों से सवाल करते हैं कि उन लोगों ने हमें बांटा, लेकिन हमने अपनी एकता के लिए बड़ा प्रयास नहीं किया है। जब ये बात मेरी समझ में आती है तो मुझे लगता है कि संगठन के जरिए संगठित हुआ जा सकता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 3 सूत्र में बात कही भी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, रोज माताओं बहनों की लुटती अस्मतें, हमारे जलते घर, मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, बुद्ध विहार जाने पे, बाबा साहब की जयंती मनाने पे, बाबा साहब के स्टैचू को स्थापित करने पे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने पे, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने पे आज भी जुगे तू हमारे घर जला दे जाते और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्तियां होती। मैंने ऐसा नहीं कि ये दर्द सिर्फ पूरे देश का, महाराष्ट्र का नहीं है, तो मैंने महाराष्ट्र को भी स्टडी किया और महाराष्ट्र में भी जो घटनाएं मैंने पढ़ी वो भी बड़ी दर्दनाक, आज भी जारी। मैं अगर अपनी बात करूं तो अब तो आंसू भी सूख चुके हैं। कब तक अपने लोगों के दर्द को देख के रोता रहूं, कब तक भावुक होता रहूं, तो आंसू भी जवाब देंगे। अब शरीर में आंसू नहीं, सिर्फ लहू बचा हुआ है, और लहू का वो एक एक कतरा इस आंदोलन के नाम है। और जब तक जीवन है, पैंथर के इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहेंगे। मैं दर्द आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेला कोई इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। आज जरूरत है हमें अपने पैरों पे खड़े होने की और ये सोचने की कि अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने मात्र बच्चों के बारे में सोचते, अपनी पत्नी और अपने परिवार के बारे में सोचते, तो क्या हमारी जिंदगी में कभी सवेरा हो पाता? अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने अथक प्रयास से हमें वोट का अधिकार नहीं दिला पाते, तो क्या कोई हमारी बस्तियों में पैर रखने के लिए आता? आज जो तमाम तरह के हिंदुत्व और भाईचारे की जो लोग बात करते हैं, अगर ये वोट की ताकत आपसे छीन ली जाए तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज भी आपकी हालत और आपकी स्थिति उनकी नजरों में बिल्कुल वैसी है जितनी आजादी से पहले थी,
मेरे आज भी उस घटना को मैं याद करके आपको बता सकता हूं कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मदन मोहन मालवीय जी ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमारे भाई हैं, और अंग्रेजों से कहा कि भारत में कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर बस थोड़े नाराज हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो वहां परिवार की तरह रहते हैं, हम तो एकजुट हैं। वहीं उसी मौके पे बाबा साहब अंबेडकर ने वो जग से पानी का गिलास भर के और उसको मदन मोहन मालवीय जी के सामने किया। उन्होंने कहा अगर मालवीय जी कोई अछूतपन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, तो ये पानी आप पी के दिखाइए। और मालवीय जी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक अछूत के हाथ से पानी पी लें। परिणाम अंग्रेजों को भी ये पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर सही कह रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि जो संविधान में आपको अधिकार है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो आप आरक्षण और कुछ रिसोर्स जो हमें मिले हैं, उनकी वजह से आज हम लोग थोड़े से आगे बढ़ गए हैं। वरना सच तो ये है कि जब देश आजाद हुआ तो अमीर लोग अमीर ही रहे और गरीब लोग गरीब ही रहे। और आजादी से पहले जो इस देश में व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी थी, उसके शिकार आज भी हम हैं। और मेरे याद है बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान को सौंपते हुए कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, इस वोट के आधार पर राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर जो सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी आज भी कायम है, जब तक हम उसका अंत नहीं करते तो इस देश में हमारी राजनीति भी कामयाब नहीं हो पाएगी। आज आप नोटिस कीजिए, नौजवान साथियां बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल साथियां बड़े पैमाने में मौजूद हैं। आज देश में लोकतंत्र है ही कहां? क्या कोई गरीब का बेटा मेहनत करके आगे बढ़ सकता है? मैंने खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव कंटेस्ट किया और उस व्यक्ति के खिलाफ कंटेस्ट किया जो उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री। जब मैंने कंटेस्ट किया तो मैंने ये देखने के लिए कंटेस्ट किया कि चुनाव होता कैसा है, लड़ाने में और लड़ने में फर्क है। मुझे एहसास हुआ कि अगर 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आप ये अपने मन से सोचिए कि आजाद भारत में लोकशाही है कहां? कोई गरीब का बेटा अगर कितना भी मेहनती क्यों ना हो, कितना भी संघर्षशील क्यों ना हो, कितनी भी उसके दिल में सपने क्यों ना हो, लेकिन वो लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए इतने तमाम लोगों के जो बैरिकेड्स लगा दिए गए, उनको पार नहीं